काफी हो गए हैं और अब चालू करते हैं अपने। गुड इवनिंग सभी को, नमस्कार जो थोड़ा लेट ज्वाइन हुए। और जैसा मैंने कहा कि आज हम मिट्टी के बारे में जानेंगे और ये बड़ा इम्पोर्टेंट टॉपिक है। मिट्टी, जैसे मैंने कहा, ये करोड़ों साल लगे शायद इस मिट्टी को, अपनी अर्थ को बढ़ने में, तो इसको समझना इतना आसान नहीं है। लेकिन फिर भी हम मोटी मोटी चीजें हम देखेंगे कि किन चीजों का हमको ध्यान रखना चाहिए। जैसे जो आप जैसे अच्छे जो ग्रोवर हैं, जो अच्छी खेती करते हैं, उनका ये मानना है, वैज्ञानिकों का भी ये मानना है कि बहुत सारी प्रॉपर्टीज हैं मिट्टी की। अलग अलग प्रॉपर्टी है मिट्टी की, केमिकल अलग है, बायोलॉजिकल अलग है और फिजिकल अलग है। 3 तरह से हम इसको डिवाइड कर सकते हैं मिट्टी को। लेकिन जो हमारे काम की, जैसे मैं कह रहा था कि क्या क्या चीजें हमको ध्यान में रखनी है, वो हमको जाननी है। 2-3 चीजें इसमें मोस्ट इम्पोर्टेंट है, उसी की हम आज चर्चा करेंगे। तो आज हम जानेंगे मिट्टी क्या है। एक कैटायन एक्सचेंज कैपेसिटी होती है। जब हम न्यूट्रिएंट पढ़ रहे थे उस समय पे ये शब्द बहुत आया था, तो इसको भी जानेंगे कि ये क्या है। सोयल ऑर्गेनिक मैटर, इसकी हम बहुत चर्चा करते थे कि एक आइडियल सोयल कंडीशन में क्या होना चाहिए। सोयल पीएच को हम जानेंगे कि सोयल पीएच क्या होता है और हम जो फसल लेते हैं उसको ये कैसे प्रभावित करता है। इसी तरह से सोयल टेक्सचर और सोयल स्ट्रक्चर ये क्या होती है, मिट्टी की संरचना और मिट्टी की बनावट में क्या डिफरेंस है। तो ये हमारा आज का एजेंडा रहेगा। सबसे पहले जो हम एक मिट्टी की बात कर रहे हैं, वैसे तो इसमें खूब सारे होरिजन्स होते हैं, वो 0 होरिजन, फिर ए होरिजन, बी, सी। यानी आप कभी, जैसे हम मिट्टी को खोदते हैं, आपने देखा होगा, या कभी हम कुछ जैसे खड्डा बनाते हैं और आपको अलग अलग उसमें लेयर दिखाई देती होगी, उनको होरिजन्स कहते हैं। लेकिन सिंपल अगर हम हमारे मतलब कि उसमें चीज देखें, तो जो सबसे ऊपर की जो अर्थ है हमारी, जो पूरी ये भूमि है, ये जो पूरी अर्थ है, इसके अंदर जो ऊपर की, सबसे ऊपर की जो लेयर होती है, उसको हम एक तरह से मिट्टी कहते हैं। और ये किस चीज का मिक्सचर है, इसमें ऑर्गेनिक मटेरियल है, चट्टानों से ये बनी है, तो खूब सारी इसमें चट्टाने हैं और बहुत सारे दूसरे सब्सटेंस है। बाकी आप अगर नीचे देखना चाहो तो इसका एक बहुत बड़ी डेफिनेशन है कि मिट्टी क्या होती है। इसमें होरिजन्स होते हैं, ट्रांसफर्स ऑफ लूजेज, एडिशंस, डिलीशंस इसमें होते रहते हैं। सपोर्ट करती है ये हमारी जड़ों को मिट्टी। ये इसका मेन फंक्शन होता है मिट्टी का, कि मिट्टी हमको क्यों चाहिए, कि ये हमारी जड़ों को सपोर्ट करती है। किसके लिए? पानी और पोषक तत्वों के लिए। तो ये 2 ही है, और इसके अलावा एक ही उसको खड़ा रखने में भी मदद करती है, इसको, हमारी पौधे को। तो अब अगर हम इसमें देखेंगे, जैसे आजकल नई भी कई आ रही है, वैज्ञानिकों ने देखा होगा, एक जैसे सोयललेस चल रहा है कि बिना मिट्टी के हम खेती कर सकते हैं। फिर इवन एक हाइड्रोपोनिक भी चल रहा है। हाइड्रो बोलते हैं पानी को, यानी पानी के अंदर भी हो रहा है। तो इस तरह से हो रहा है। लेकिन मैं कहूँगा कि मिट्टी, जिसको जैसे हम माँ मानते हैं, तो ज्यादातर मिट्टी जो हमारी माँ है, हम उसी में ही खेती कर रहे हैं। तो आज हमारी माँ के बारे में ये एक तरह से जानेंगे कि वो हमको कैसे अच्छी पैदावार दे सकती है। तो ये हमारी जो ऊपर की टॉप सोइल है, इसको हम मिट्टी कहते हैं। और इस मिट्टी के अंदर बेसिकली, जैसे मैं हर बार आपको शायद दिखाई भी थी ये स्लाइड मैंने, जब हम न्यूट्रिएंट को पढ़ रहे थे। और एक आदर्श मिट्टी की अवस्था क्या होती है उसके बारे में अगर हम बात करें, या मिट्टी के अंदर क्या क्या चीजें कितनी मात्रा में होनी चाहिए, उसकी अगर हम बात करेंगे, तो 4 चीजें मेन होती है इसमें। एक तो हवा, एक पानी, एक सॉलिड पार्ट जिसको हम कहते हैं कि जिससे हमारी मिट्टी बनी है, चट्टानों से, अलग अलग रॉक, अलग अलग तरह की चट्टाने हैं, वो धीरे 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 चट्टाने मिट्टी के कणों में परिवर्तित हुई। और एक चौथा मोस्ट इम्पोर्टेंट जो है, वो होता है हमारा ऑर्गेनिक मैटर, जिसको हम जैविक पदार्थ कहते हैं। ये इसकी जो भूमिका है, ये बहुत बड़ी है। तो आज हम इसमें पानी और
हवा को छोड़ के जो दो चीजें हैं, एक तो मिनरल मैटर में क्या क्या होता है, कैसे होता है, एक ऑर्गेनिक मैटर हमारा क्या होता है, कैसे होता है, इसके बारे में हम ज्यादा जानेंगे। तो सबसे जो जरूरी हमारे लिए है वो एक फिजिकल प्रॉपर्टी होती है मिट्टी की। जैसे मैंने कहा वैसे तीन तरह की होती है, बायोलॉजिकल प्रॉपर्टी होती है, केमिकल प्रॉपर्टी होती है, फिजिकल प्रॉपर्टी होती है। हमारे जो मेरे को ज्यादा काम की लगी वो एक यही लगी कि फिजिकल प्रॉपर्टी होती है। और फिजिकल प्रॉपर्टी में क्या होता है, एक तो टेक्सचर, यानी मिट्टी हमारी देखने में हमको कैसी दिख रही है। दूसरा एग्रीगेशन, एग्रीगेशन मतलब उसमें आपस में कितनी मिट्टी के कण आपस में कितने जुड़े हुए हैं। एक होता है स्ट्रक्चर, यानी स्ट्रक्चर का मतलब उसकी संरचना, यानी जो मिट्टी का कण है वो कैसा है। और एक होती है पोरोसिटी, पोरोसिटी नहीं उसके अंदर हवा का जो अनुपात है, जैसे हमने ये देखा था कि 25% एयर 25% पानी आदर्श अवस्था में होना चाहिए। तो वो किस पे डिपेंड करता है, हमारी टेक्सचर और स्ट्रक्चर जो है, उसकी जो बनावट और उसकी जो संरचना है उसके ऊपर निर्भर करता है। तो ये हम आज ये सारी चीजें जानेंगे। जैसे मैंने कहा था मैं आपको सबको आज सॉइल साइंटिस्ट बना दूंगा मैं एक तरह से। तो सबसे पहले हम जानते हैं टेक्सचर पे। टेक्सचर क्या होती है कि हमारी मिट्टी दिखने में कैसी दिख रही है। जनरली इसके अंदर हम जैसे बोलते हैं कि तीन कैटेगरी होती है, एक सिल्ट होती है, एक सैंड होती है और एक क्ले होती है। सैंड मतलब बालू हो गई बिल्कुल, सिल्ट मतलब जो बालू, और जो क्ले यानी जो चिकनी मिट्टी और बालू के बीच की जो मिट्टी होती है उसको हम सैंड कहते हैं सॉरी सिल्ट कहते हैं। और क्ले हो गया अपना जो सबसे बारीक मिट्टी के कण होते हैं। यानी जो स्ट्रक्चर है, जो जो टेक्सचर है, टेक्सचर मतलब बनावट उसकी मिट्टी की, जैसे हम देखने में कैसी दिख रही है, बलुई मिट्टी दिख रही है, बलुई दोमट है। अभी जैसे मोंटी जी का फोन आया था, राजेश चौधरी जी का, वो पूछ रहे थे मेरी मिट्टी, वो कल जो हमारी मन्ना इरिगेशन की वो हुई थी उसमें आ रहा था कि वो उसमें भरना है, वो उसका कर रहे थे उसके अंदर रजिस्ट्रेशन। तो कि मेरी मिट्टी कौन से टाइप की आएगी। तो इसके लिए सिंपल ये कि सोयल टेक्सचर का एक क्लासिफिकेशन, ये ट्राइएंगल है, इसको देख के भी हम अंदाजा लगा सकते हैं कि हमारी मिट्टी कैसी है। मिट्टी जनरली तीन जो है, एक यूएसडीए का अगर हम देखें तो उन्होंने तीन इसके किए हुए हैं, जिस जो उसके साइज पे, कि उसका साइज कितना है, कितने मिलीमीटर का है। 2 से 0.5 मिलीमीटर है तो वो सैंड में आती है, 0.05 से 0.002 तक है तो वो सिल्ट में आती है। और अगर 0.002 मिलीमीटर से भी छोटे कण हैं तो उसको हम क्ले सोयल या चिकनी मिट्टी कहते हैं। अब हमें कैसे पता लगे कि हमारी मिट्टी कैसी है, तो इसके लिए सिंपल, जैसे कि ट्रायंगल से भी हमको पता लग सकता है। ये जनरली वैसे तो हमको देखने से भी पता लग जाता है कि हमारी मिट्टी कैसी है। दूसरा, जैसे इस ट्रायंगल में जैसे आप देखेंगे यहाँ पे इसमें तीन एरो आ रहे हैं, जैसे ये बीच में ऊपर ही ऊपर लिखा हुआ है क्ले। क्ले का मतलब इसमें आप देखेंगे राइट साइड में क्ले है 10 से लेके 0 से 100 तक, और लेफ्ट साइड में क्ले है, राइट साइड में इसमें सिल्ट है, और नीचे इसमें सैंड है। तो एक कितना कितना परसेंट होने पे कौन सी मिट्टी बनती है, अलग अलग तरह, जैसे मैंने कहा सोइल टेक्सचर में अलग अलग क्ले, सिल्टी क्ले लोम, सिल्ट लोम, सिल्ट सैंड, फिर आपका सैंडी लोम, सैंडी लोमी सैंड, सैंडी क्ले लोम, इस तरह के कई शब्द आते हैं। तो इसका जो है कितना परसेंट है, जैसे आप इसमें देखेंगे यहाँ मैंने एक इसमें एरो वाला दिखाया हुआ है, तो इसको हम कहते हैं क्ले लोम सोइल। अब क्ले लोम में इसमें अगर हम देखें कि इन तीनों में से कौन कितना परसेंट है, तो सिंपल हम इधर लेफ्ट साइड में देखेंगे तो ये जो एरो आ रहा है कि 30% इसके अंदर, ये 30% इसमें क्ले है। ऊपर हम जा रहे हैं तो 40% इसमें सिल्ट है, और नीचे हम आ रहे हैं तो 30% हमारा इसमें सैंड है। यानी जो हमारी इसको मिला के सैंडिलोम हो गई। ये हमको जानना क्यों जरूरी है, आप, मेरे को लगता है वैसे सबको ये चीज पता है, ये भी आपको बता दूं। जैसे पंजाब से आप जो जुड़े हुए हैं, आपकी मिट्टी जनरली जो आती है वो क्ले लोम में या क्ले में ही आती है, क्योंकि चिकनी जो मिट्टी होती है वो क्ले में आ जाती है, या जनरली वो सिल्टी क्ले हो सकती है। राजस्थान की मैं बात करूं तो यहाँ पे हमारे सैंडी सोयल ज्यादा आती है, तो सैंडी है या सैंडी लोम है, अलग अलग जगह से अलग अलग है।
जैसलमेर की, बाड़मेर की राजस्थान में बात करेंगे जहाँ पे रेत के टीले हैं, बीकानेर की बात करेंगे तो वो सैंडी आ जाएगी या सैंडी लोम आ जाएगी। तो सैंडी का मतलब हो गया उसमें ऑलमोस्ट लगभग 0 से लेके 10% तक हो सकता है उसमें अपना क्ले हो, बाकी सब उसके अंदर ये भरी होती है, 90% से ज्यादा उसमें सैंड होती है। तो इस तरह से हम ये इसको डिवाइड करते हैं कि हमारी मिट्टी किस तरह की है। ये हमको जानना क्यों जरूरी है, क्योंकि आगे हम देखेंगे 3-4 चीजें होती है। एक सीईसी जैसे मैंने बताया था, कैटायन एक्सचेंज कैपेसिटी, वो आगे हम देखेंगे क्या होती है। वो हमारी इस टेक्सचर पे डिपेंड करती है। इसके अलावा हमारी जल धारण क्षमता मिट्टी की, जिसको एक वाटर होल्डिंग कैपेसिटी हम कहते हैं, वो हमारी इसी टेक्सचर पे निर्भर करती है। क्योंकि पानी को होल्ड रखेगी तो उसके साथ में न्यूट्रिएंट होल्ड भी होते हैं, तो न्यूट्रिएंट होल्डिंग कैपेसिटी भी हमारी इसी के ऊपर निर्भर करती है कि हमारे न्यूट्रिएंट्स कितने उसके अंदर रह सकते हैं मिट्टी के अंदर। तो ये हमको पानी कब कब देना है, फर्टिगेशन हमको कितना चाहिए, कितना करना चाहिए, कब कब करना चाहिए, कितनी मात्रा में हम खाद दें, ये सारी चीजें हमारी इस पे के ऊपर निर्भर करती है। फॉर एग्जाम्पल अगर हमारी चिकनी मिट्टी होती है तो उसकी कैटायन एक्सचेंज कैपेसिटी भी ज्यादा होती है, उसकी वाटर होल्डिंग कैपेसिटी भी ज्यादा होती है और उसकी न्यूट्रिएंट होल्डिंग कैपेसिटी भी ज्यादा होती है। तो इसका मतलब अगर हमारी क्ले सोइल है या क्ले लोम सोइल है, तो ऐसी मिट्टी के अंदर अगर हम फ्रीक्वेंट जल्दी जल्दी पानी नहीं दे सकते, क्योंकि वो पानी को उड़ता ही नहीं है या पानी नीचे जाता ही नहीं है मिट्टी में, तो वहां पे फिर हमको पानी नहीं दे सकते, तो मतलब खाद भी नहीं दे सकते। तो आप वहां पे वो खाद और पानी एक साथ ज्यादा मात्रा में देंगे तो भी वो उसको होल्ड करके रख लेगी। इसके विपरीत अगर हमारी सैंडी बलुई मिट्टी है या बलुई दोमट मिट्टी है, तो उसकी जो जल धारण क्षमता और पोषक तत्वों को उसको बांध के रखने की क्षमता कम हो गई तो हमको वहां पे क्या है, थोड़ी थोड़ी मात्रा में खाद देने हैं और जल्दी जल्दी से पानी देना है। बहुत ज्यादा पानी देंगे तो भी उसका कोई असर नहीं होने वाला, उतना ही पानी पौधे में रहेगा चाहे हम कितना भी भर के दे दें। अगर बहुत ज्यादा खाद भी डाल देंगे तो भी वहां पे लीचिंग लॉसेस हमको खाद के ज्यादा हो जाएंगे, तो अल्टीमेटली हमको नुकसान हो जाएगा। तो ये चीजें इसलिए हमको जानना जरूरी था, इसीलिए मैंने कहा कि आज आपको सबको सोयल साइंटिस्ट हम बना देंगे। एग्रीगेशन और सोयल स्ट्रक्चर अब जानते हैं। सोयल टेक्सचर हमने जाना, सोयल टेक्सचर का मतलब कि हमारी जो मिट्टी है वो कैसी दिख रही है हमको, उसका प्रकार किस तरह का है। और एग्रीगेशन का मतलब है कि कितने मिट्टी के कण आपस में जुड़ के रह सकते हैं, सीमेंटिंग एजेंट का एक तरह से उनमें कोई काम कर रहा है क्या, उसको हम कहते हैं एग्रीगेशन। यानी जो मिट्टी इकट्ठा होकर रहेगी, मिट्टी इकट्ठा होकर रहना जरूरी है हमारे लिए। तो ये इसलिए एक एग्रीगेशन, ये एक जो है ये भी एक फिजिकल प्रॉपर्टी है। भौतिक प्रॉपर्टी को क्या कहेंगे, लक्षण या ऐसा कुछ जो हमारे लिए जरूरी है। अब हम सोइल स्ट्रक्चर की बात करते हैं। सोइल स्ट्रक्चर का मतलब है कि हमारी मिट्टी के जो कण हैं, अब आप देखिएगा कि जो टेक्सचर और स्ट्रक्चर में क्या डिफरेंस है। टेक्सचर में हम ये देख रहे थे कि हमारी मिट्टी के जो कणों का साइज, पार्टिकल जो साइज, जैसे जो कैसी है, रेतीली है, चिकनी है या सिल्ट है, दोमट है, यहाँ पे हम देख रहे हैं उसकी संरचना, यानी जो मिट्टी का कण है वो बनावट किस तरह का है। जैसे आप इसमें अलग अलग देख रहे होंगे, ग्रेनुलर मतलब वो ऐसा है, ब्लॉकी इस तरह का दिखता है, प्लेटी जैसे यूं चपटा सा दिख रहा है, और पेरिज्मेटिक ऐसे यूं लंबा लंबा, कोई उसकी स्ट्रक्चर नहीं है। ये स्ट्रक्चर का हमारे उसके ऊपर क्या प्रभाव पड़ता है, ये हम क्यों जान रहे हैं स्ट्रक्चर के बारे में, उसकी संरचना के बारे में, क्योंकि हमारी मिट्टी के अंदर जो पोर स्पेस है, पोर स्पेस मतलब जहां पे हमारी हवा और पानी रहते हैं, क्योंकि आधा हिस्सा हमारा वही है, हवा और पानी का, वो मोस्ट इंपोर्टेंट है। तो हवा और पानी उसमें कितना रहेगा, ये उसकी जो स्ट्रक्चर है उस पर डिपेंड करता है, इसलिए हमको ये जानना जरूरी था। अब इसके अलावा एक पोरोसिटी भी एक शब्द आता है। पोरोसिटी मतलब हमारी जैसे कठोर या मुलायम जिसको हम कहते हैं,
वो हमारी कैसी है। और शायद आज जुड़े हैं नहीं, हमारे महेंद्र साहब हैं, महेंद्र जी गोयल साहब हैं अजमेर से। वो बड़े मेरी उनसे फर्स्ट मुलाकात हुई थी आज से 4-5 साल पहले। तो वो बोले कि साहब मेरे को बैग में खेती करनी है, मेरे को कितनी मिट्टी चाहिए, एक बल्क डेंसिटी मैंने शब्द सुना था। मैं बड़ा हैरान हुआ, मैंने कहा आप क्या करते हैं? बोले मैं तो अभी तक तो बिजनेस करता हूँ, अभी खेती करने लगा हूँ। लेकिन उनका जो डीप अंदर तक जो जाके गहराई से जो उन्होंने पढ़ा, वो मेरे लिए वास्तव में मेरे को आश्चर्य किया उन्होंने कि बल्क डेंसिटी शायद बहुत सारे किसान सब जानते ही नहीं है, और उनके मुंह से मैंने एक बल्क डेंसिटी का नाम सुना। बल्क डेंसिटी बेसिकली क्या होता है? बल्क डेंसिटी ये जो पोर स्पेस, यानी जो हमारी मिट्टी कितनी कठोर है या कितनी मुलायम है। जैसे हम पैर रखते हैं तो वो दबती है या नहीं दबती है। या इसको मैं सिंपल ऐसे कहूं कि जैसे हमारा घी या तेल होता है, उसको जब हम लीटर में नापते हैं और किलो में नापते हैं तो उनका अलग अलग वो रेशो निकलता है। जैसे घी और तेल का जो जनरली होता है, अगर मैं 1 लीटर घी लूंगा या 1 लीटर तेल लूंगा और उसका अगर वजन करूंगा तो वो 930 ग्राम ही होगा। तो वॉल्यूम और वेट, यानी कितनी जगह में वो चीज आ रही है और उसका वजन कितना हो रहा है। या आप इसको ऐसा समझिए कि एक जैसे हमारा 50 किलो का यूरिया का बैग है, अगर हम उसमें मिट्टी डालें तो उसका कितना वजन होगा, और अगर हम उसमें रुई डालें तो कितना वजन होगा। तो रुई तो डलेगी, लेकिन रुई क्योंकि हल्की है, हल्की होने से उसका वॉल्यूम तो उतना ही हो जाएगा, हो सकता है उससे ज्यादा बड़ी मोटी दिखेगी, लेकिन उसका वजन नहीं होगा। तो ये इसी को हम एक तरह से अगर मैं वैज्ञानिक भाषा कहूं, जो सॉइल साइंटिस्ट की भाषा में कहूं, तो इसको हम बल्क डेंसिटी कह देते हैं कि एक बल्क डेंसिटी हो गई। यानी मिट्टी का वॉल्यूम कितना है, कितनी जगह घेर रही है वो, और उतनी जगह के अंदर उसका वजन कितना आ रहा है। जैसे सिंपल अगर मेरे को कोई पूछे कि 1 क्यूबिक मीटर मतलब 1 मीटर लंबा, 1 मीटर चौड़ा और 1 मीटर गहरा, उसके अंदर कितना किलो वजन मिट्टी का होगा। या हमारी जो जिस मिट्टी में हम खेती कर रहे हैं, जो एक अच्छी मिट्टी होनी चाहिए, उसका कितना होना चाहिए। तो वो हमारा जो आइडियल होता है वो होता है 1330 से लेके 1700 किलो के बीच में 1 क्यूबिक मीटर में मिट्टी आनी चाहिए। अगर इतनी मिट्टी आ रही है तो इसका मतलब वो हमारी जो मिट्टी है उसमें पोर स्पेस, यानी जगह भी है साथ में, और उसके अंदर पानी और हवा का अनुपात अच्छा रहेगा। अगर ये बढ़ जाएगी, इसका बल्क डेंसिटी बढ़ जाएगी, तो क्या होगा, उसमें जो हवा का जो पोर स्पेस या जो जहाँ पे पानी और जो हमारे हवा रहती है मिट्टी के कणों के बीच में, वो जगह कम हो जाएगी। कम हो जाएगी तो वो मिट्टी कॉम्पैक्ट हो जाएगी, सख्त हो जाएगी एक तरह से। तो बल्क डेंसिटी इस रेंज के बीच में रहती है, तो वो हमारे लिए एक अच्छा है। इसको हम पोर स्पेस भी जैसे दूसरी भाषा में कह सकते हैं कि पोर स्पेस मतलब उसमें जो जहाँ पे हमारा मिट्टी और पानी रहता है, मिट्टी के कणों के बीच में, जैसे मैंने उसकी स्ट्रक्चर आपको इसीलिए दिखाई थी कि अलग अलग स्ट्रक्चर होती है, गोल 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 गोल, अगर हम उनको जोड़ेंगे तो उनमें जो जगह रहेगी, वो जगह भी हमारे लिए बहुत जरूरी है। इसीलिए हमने देखा था कि 25% एयर, 25% वाटर, इतना उसमें रहना चाहिए। अगर ज्यादा एयर रहेगी तो भी नुकसानदायक है, कम हवा रहेगी तो भी हमारे लिए सही नहीं है। तो आदर्श अवस्था जानने के लिए हमने ये सारे इसके मिट्टी के जो प्रॉपर्टी, जो गुण धर्म है, वो देख रहे हैं। अब इसमें एक मोस्ट इंपॉर्टेंट आता है पीएच। ये पीएच का बड़ा नाम आता है, हो सकता है आप में से जो बहुत सारे लोगों को ये भी पता नहीं हो कि पीएच क्या होता है। बेसिकली ये हाइड्रोजन आयन जो होते हैं मिट्टी के अंदर, उनको हम कैलकुलेट करते हैं। अब इसका हमारे से क्या लेना देना है, पहले हम एक पीएच का स्केल देखते हैं कि पीएच कहाँ से कहाँ तक होता है। ये 0 से लेके और 14 तक होता है, और 7 बीच में जो आता है वो न्यूट्रल होता है। अब ऐसे कौन से 0 जिनका 0 होता होगा, बहुत स्ट्रॉन्ग एसिड, जैसे आपका गंधक का तेजाब होता है जिसकी 98% के आसपास प्योरिटी होती है, इतना वो तेज होता है, वो ऑलमोस्ट 0 के आसपास होता है। अब जो हम नींबू खाते हैं उसका कितना होता होगा, जस्ट आप अंदाजा लगाएं। उसका जो पीएच होता है वो लगभग 2 के आसपास होता है, नींबू के रस का।
वाइन। वाइन सुन के कईयों के कान खड़े हो जाए, नहीं ऐसा नहीं, अभी वाइन का टाइम नहीं है। उसका जो पीएच होता है वो 4 के आसपास होता है। अब बरसात का जो पानी होता है उसका कितना पीएच होता है, लगभग 5.5 के आसपास होता है। और हमारा जो ह्यूमन ब्लड है, जो हमारे शरीर में जो खून है, उसका पीएच कितना होता है, लगभग 7.5 होता है। अब हम धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं। और जो हमारा बेकिंग सोडा होता है, जो जिस जिसको हम जो सोडा जनरली हम कई चीजों में काम में लेते हैं, उसका जो पीएच होता है वो 8.5 होता है। फिर उससे आगे बढ़ते हैं, जैसे डिटर्जेंट, जैसे हम सर्फ, वॉशिंग पाउडर जो हम यूज करते हैं, उसका कितना होता है, उसका लगभग 10 होता है। इसीलिए मैं कभी कभी मना भी करता हूँ कि जब आप स्प्रे करते हैं तो शैम्पू का इस्तेमाल करें। कई दुकान वाले या कई बार हम उसमें सोडा या सर्फ भी वही काम करता है, लेकिन वो इतना अच्छा नहीं होता। तो जब आप स्प्रे करें तो शैम्पू के अंदर डिटर्जेंट नहीं होते, इसलिए वो हम यूज कर सकते हैं। या फिर सबसे बेस्ट है कि जो बाजार में स्टिकर आते हैं सिलिकॉन बेस के, वो हमको यूज करने चाहिए। इसके अलावा जैसे फिर उससे और आगे जाते हैं तो ब्लीचिंग पाउडर आ जाते हैं, जिनका 12.5 के आसपास पीएच होता है। तो ये 0 से लेके 14 की कैटेगरी होती है। अब हमारे को ये जानना क्यों जरूरी है, क्योंकि मैंने जैसे आपको उसमें भी दिखाया था, जो हमारी जब हम न्यूट्रिएंट के बारे में पढ़ रहे थे, कि जो पौधे को न्यूट्रिएंट चाहिए उनके लिए जो आइडियल पीएच होता है वो हमारा ये वैसे तो 6 से 7 के बीच में होना चाहिए। अभी ये कुछ और भी इसके अंदर आई है कि हाइड्रोजन आयन जो कंसंट्रेशन है और हाइड्रोक्सिक H और OH को नापने का ये एक स्केल है कि हाइड्रोजन कितने हैं और OH कितने हैं। और जैसे प्योर वाटर जिसको हम कहते हैं, वो हमारा लगभग लगभग 7 का पीएच हम मानते हैं कि 7 का पीएच होता है। तो ये चीज जैसे मैंने जो पिछली स्लाइड में देखी वही लगभग इसमें लिखी हुई है। अब ये चाहे पानी का पीएच हो चाहे मिट्टी का, अब इसका और हमारा क्या आपस में लेना देना है। हमारा लेना देना ये है कि जो मिट्टी है उसके अंदर अगर 6 से 7 के बीच में पीएच रहता है तो जितने भी न्यूट्रिएंट है वो पौधे को उस मिट्टी में अवेलेबल हो जाते हैं, नहीं तो वो रूठ जाते हैं। वो कहते हैं साहब हम तो आपको मिट्टी में पड़े रहेंगे, वो बात ही नहीं करेंगे हमसे, रूठ जाएंगे कि नहीं मेरे को तो जो सुटेबल कंडीशन है वो मेरे को नहीं मिल रही है, और इसलिए वो हमसे रूठ जाते हैं। रूठने वाले कौन कौन से हैं आप इसमें देख सकते हो, क्योंकि लो पीएच तो हमारे यहाँ है ही नहीं जनरली, बहुत कम मिलता है। जैसे मैं कहूँगा कि हिमाचल में, उत्तराखंड में जो पहाड़ी एरिया है वहां पे जरूर आपको लो पीएच या 7 से कम मिलेगा, बाकी तो हम 7 से ऊपर वाले ही हैं सभी। तो 7 से ऊपर वाले की अगर हम बात करेंगे तो आप देखेंगे कि नाइट्रोजन है, जैसे लगभग आप 8.5 वाला जो इसमें है वो आप एक रेंज देखिए। यहाँ पे नाइट्रोजन से अगर मैं शुरुआत करूं, नाइट्रोजन कम हो जाता है, फास्फोरस बिल्कुल ही मिलना कम हो जाता है, पोटास ज्यादा मिलता है, सल्फर ज्यादा मिलता है, कैल्शियम ज्यादा मिलता है, मैग्नीशियम ज्यादा मिलता है। और क्योंकि ये 3-4 ज्यादा मिलने से ये दूसरों के साथ में बाइंडिंग हो जाती है इनकी, इसलिए दूसरे मिलना कम हो जाते हैं। आयरन बिल्कुल कम हो जाता है, मैग्नीज कम हो जाता है, बोरोन कम हो जाता है, कॉपर जिंक है वो भी मिलना कम हो जाते हैं। मोलिब्डेनम हमने रात ही पढ़ा था, मोलिब्डेनम हाई पीएच पे ज्यादा मिलता है। तो ये हमको नुकसान होता है इसके अंदर कि जो हमारे फास्फोरस है, मैग्नीशियम है, कैल्शियम है, ये हमारे बेचारे रूठ जाएंगे। तो इसलिए हम इनको मनाने के लिए फिर हमको आयरन है कि हम ये चाहते हैं कि हमारा जो पीएच है वो 6 से 7 के बीच में रहे। 8 तक भी जाता है तो उसको फिर हमको मैनेज करना पड़ेगा। तो ये हमको इसमें एक ध्यान रखने वाली बात है। दूसरा, अवेलेबिलिटी की जो मैं बात कर रहा हूँ, सोलुबिलिटी, जैसे मैंने कहा था ना कि वो रूठ जाते हैं। रूठने का मतलब मिट्टी में पड़े हैं वो, लेकिन वो पौधे के लिए अवेलेबल नहीं है। पौधे की बेचारे की जड़ें उसको ढूंढ रही है लेकिन वो नहीं मिलेंगे। अभी ये एक मैंने, आप चाहें तो इसका भी एक स्क्रीनशॉट ले लो, बड़ी अच्छी इंफॉर्मेशन मेरे को मिली है। कौन सा न्यूट्रिएंट कितने पीएच के ऊपर कितना अवेलेबल होगा मिट्टी के अंदर, ये अपटेक नहीं है, ये सबसे पहले अवेलेबल है। अवेलेबल होगा तभी पौधे में अपटेक होगा।
तो आप देखेंगे नाइट्रोजन 5, 6, 7 पीएच तक ठीक है, पोटास भी ठीक है, अच्छा मिलता है यहाँ तक। फास्फोरस में अब आप देखिए जैसे ही 7 या उससे ऊपर पीएच जाएगा तो ये अवेलेबल नहीं होगा, अनअवेलेबल हो जाएगा मिट्टी के अंदर। इसी तरह से फिर आप देखिए कैल्शियम में कोई इश्यू नहीं आता अगर थोड़ा हाई पीएच है, मैग्नीशियम में इश्यू नहीं आता। आयरन में आप देखिए आयरन में इश्यू आता है। आपको याद होगा जब मैं आयरन आपको पढ़ा रहा था उस समय पे मैंने आपको उसके चिलेटिंग एजेंट्स की बात की थी। चिलेटिंग एजेंट्स वो एजेंट होते हैं जो उसके साथ में एक तरह से उसको सिक्योरिटी गार्ड की तरह रहते हैं। तो वो कौन कौन से उसमें थे हमने देखे थे, एक ईडीटीए फॉर्म भी देखी थी, एक डीटीए फॉर्म भी देखी थी, एक ईडीडीएचए फॉर्म भी देखी थी। तो इसमें आप देख रहे होंगे अगर आयरन जर्नल आयरन है जैसे हम FeSO4 दे रहे हैं तो वो पौधे को कम मिलेगा 7 या उससे ऊपर पीएच पे। EDDHA आयरन है वो पूरा मिलेगा और EDTA आयरन है वो भी कम मिलेगा। इसीलिए मैंने कहा था कि अगर आप मिट्टी में आपको आयरन देना है, जो Fe देना है, लोहा देना है हमको, तो आप उसको EDDHA फॉर्म में, क्योंकि जो गार्ड होते हैं ना उनकी कैटेगरी है अलग अलग। कोई मेरे जैसा कमजोर है बेचारा वो उसकी सुरक्षा नहीं कर पाता, कोई मजबूत होते हैं। तो जो EDDHA वाला है ये बड़ा मजबूत गार्ड है, ये आयरन के साथ में खड़ा रहता है। क्योंकि बहुत सारे मेरे पास में ऐसे फोटोज आते हैं कि साहब हमने डाला लेकिन फिर भी पौधे के अंदर उसकी डिफिशियंसी हो रही है। तो कहीं ना कहीं वो गैप रह रहा है, एक हमने तो डाला लेकिन पौधे ने लिया या नहीं उसका हमको देखना है। तो वो देखने के लिए फिर हमको पता लग रहा है कि हमारा पीएच हाई है जिस कारण से हमारा जो पौधे हैं वो उसको अच्छे से ले नहीं पा रहे हैं। तो ये एक कारण होता है। बाकी आप इसमें देखें जो आयरन सल्फेट है वो भी इसमें लो है, मैग्नीज लो मिलता है, जिंक है वो मीडियम मिलता है, बोरोन कम मिलता है पौधे को, मोलिब्डेनम ज्यादा मिलता है जैसे हमने देखा था पहले भी कि हाई पीएच पे पौधे को ज्यादा अवेलेबल रहता है। तो अब हम बात करेंगे सोयल ऑर्गेनिक मैटर की। अभी हम मिट्टी की जो प्रॉपर्टी की बात कर रहे थे उसमें एक 5% जो हमारा हिस्सा आ रहा था वो सोयल ऑर्गेनिक मैटर का आ रहा था। सोयल ऑर्गेनिक मैटर बेसिकली क्या होता है, ये एक तरह से ये जो हमारे न्यूट्रिएंट है जिनकी हम अभी बात की है पहले, जिनका हम अभी तक क्लास में जो चर्चा कर रहे थे, 16-17 जो न्यूट्रिएंट पौधे को चाहिए जिसमें से 3 उसको हवा और पानी से मिलते हैं। मैं कहूंगा कि 13-14 जो हैं जिनका हमको ध्यान रखना है। उन सब के लिए जो ऑर्गेनिक मैटर है वो एक रिजर्वायर का काम करता है। हमने मिट्टी में दिए लेकिन वो मिट्टी में सपोज मैंने 1 किलो नाइट्रोजन दिया लेकिन पौधे ने कितना लिया ये हमें पता नहीं है। उसको हमको ज्यादा से ज्यादा वो पौधा ले उसके लिए हमको क्या करना है कि ये जो ऑर्गेनिक मैटर है ये उसको फिर होल्ड करके रखता है, वो एक एक्सचेंज भी करता रहता है आपस के अंदर एक एक न्यूट्रिएंट से दूसरे न्यूट्रिएंट को। तो ये इसलिए हमको जो हमारा ऑर्गेनिक मैटर है वो बहुत जरूरी है। मिट्टी की जल धारण क्षमता को बढ़ा के रखता है। जैसे किसी की सैंडी सॉइल है, स्पेशली जैसे हम जो राजस्थान से हैं तो हमारे यहाँ पे सैंडी सॉइल है, अभी पानी देंगे 2 मिनट बाद पता ही नहीं लगेगा पानी कहाँ पे गया। तो ऐसी कंडीशन में फिर ये जो है वो हमारा बहुत उसको होल्ड करके पानी को रखने में हमारी मदद करता है। तो ये ऑर्गेनिक मैटर होता है। अब ऑर्गेनिक मैटर के भी अंदर हम और अगर अंदर जाएं तो कि क्या क्या चीजें होती है। ऑर्गेनिक मैटर में भी जनरली हमको 3 चीजें देखने को मिलती है। अगर मैं उसको मोटे मोटे रूप में बताऊं 3 चीजों में, जैसे हम ऑर्गेनिक मैटर डालते हैं तो उसमें कुछ तो होता है जो बहुत अच्छा सड़ा गला होता है, बहुत ही बढ़िया, उसको हम कहते हैं ह्यूमस। एक तरह से वो बिल्कुल फिक्स हो जाता है मिट्टी के अंदर, बहुत बारीक बहुत ही महीन होता है एक तरह से। एक होता है जो आधा सड़ा गला हुआ है और वो डिकम्पोज हो जाता है जैसे ही हम डालते हैं या डिकम्पोज होने वाला है, उसको हम कहते हैं कि रेडी डिकम्पोजेबल है। वो हिस्सा इसमें लगभग 7 से 21% होता है। बाकी जो हमारा बच गया लगभग 3% से लेकर 9% के बीच में, उसके अंदर जितने भी हमारे माइक्रोबियल एक्टिविटी वाले जो हैं वो आते हैं, जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म जिनको हम सूक्ष्म जीव कह सकते हैं। ये बहुत ही
हमारे लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट है, जो सूक्ष्म जीव हैं। अच्छा, दूसरी चीज आपको मैं ये और बता दूं कि जो सूक्ष्म जीव हैं वो इस ऑर्गेनिक मैटर के ऊपर ही जिंदा रहते हैं। जैसे हमने वो सीएन रेशो की बात की थी, कार्बन नाइट्रोजन रेशो, उनको खाने के लिए यही चाहिए, ऑर्गेनिक मैटर ही चाहिए। तो अगर ये हमारा ऑर्गेनिक मैटर कम होगा मतलब सूक्ष्म जीव कम होंगे। सूक्ष्म जीव कम हो गए तो इसका मतलब हमारी जो एक जो मिट्टी के अंदर जो पोषक तत्वों को रिजर्वायर करने का काम करे थे वो कम हो जाएंगे। तो ऑर्गेनिक मैटर में तीन चीजें आ गई। एक ऐसी जो बिल्कुल सड़ी गली होती है जिसको हम ह्यूमस कहते हैं, या आप उसको ये भी कह सकते हो कि जब आप मिट्टी की जांच करवाते हो तो उसके अंदर जो ऑर्गेनिक मैटर आता है वो ओनली यही होता है जिसको हम ह्यूमस कहते हैं। वो ये ऊपर वाले ये दो चीजें उसमें नहीं आती, माइक्रो ऑर्गेनिज्म नहीं आते, और रेडी डिकम्पोजेबल जो डिकम्पोज होने वाला है, हुआ नहीं है, वो उसमें नहीं आता। तो हमको, लेकिन वो दोनों चीजें भी हमारे लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट है। इसीलिए मैंने कहा था कि आपका ऑर्गेनिक मैटर है वो 5% तक होना चाहिए। और ह्यूमस की अगर हम बात करें तो ह्यूमस लगभग हमारा उसका लगभग 4-5 गुना कम, यानी 1% के आसपास हमारा ह्यूमस मिट्टी में होना चाहिए। ये एक मोटा मोटा ऑर्गेनिक मैटर में क्या क्या चीजें हैं ये हमने जानी। हाँ, एक मेरे को लग रहा है अभी ब्रेक लेना पड़ेगा क्योंकि टाइम हो रहा है। और काफी आप आज सभी जुड़े हुए हैं। और मैं सबसे कहूंगा कि एक काम आप और कीजिएगा। आप में से ऐसा कोई भी है जिन्होंने मेरे को अभी तक कुछ मैसेज नहीं किया हो तो आप मेरे को एक बार कृपया मैसेज जरूर करना ताकि आपका नंबर मेरे पास आ जाए और भविष्य में मेरे को कभी भी कोई मीटिंग वगैरह मैं लूं। क्योंकि आज तो मीटिंग होगी और कल भी होगी, फिर एक ब्रेक आएगा बीच में। तो इसलिए वो ब्रेक के बाद में फिर दोबारा मीटिंग कब होगी उसकी जानकारी मैं आपको दे दूं। तो एक बार आप सभी ऐसे कोई आप में से ऐसे जुड़े हुए हैं जो अगर मेरे पास में अभी तक जिन्होंने व्हाट्सएप नहीं किया है तो एक बार मेरे को व्हाट्सएप जरूर करना ताकि मैं वो नंबर फिर आपका सेव कर लूंगा। और जैसे ही मेरी आगे की जो भी इंफॉर्मेशन होगी, जब भी हम मीटिंग वगैरह करेंगे तो वो आपको उसमें मैं शेयर कर सकूं। कल भी जैसे मैंने कहा अपनी मीटिंग होगी, कल हम पानी के बारे में जानेंगे। जैसे आज हम मिट्टी के बारे में जान रहे हैं कि पानी में क्या क्या प्रॉपर्टीज होनी चाहिए, पानी का कौन से ऐसे गुणधर्म हैं। मिट्टी में भी शायद आज, क्योंकि जैसे मैंने कहा कि साइंटिस्ट बेचारे पूरा उसमें वो लगा देते हैं जीवन अपना, फिर भी नहीं समझ पाते, तो हम तो बड़े थोड़े से समय में कोशिश कर रहे हैं समझने की। तो एक 5 मिनट का छोटा सा ब्रेक होगा। आप सभी मेरे साथ में रहिएगा क्योंकि ऑर्गेनिक मैटर इसके बाद में इसी जो विद्युत चालकता है वो हम जानेंगे, वो बहुत जरूरी है हमारे लिए। और एक 5 मिनट के ब्रेक, आप अभी मेरे को मैसेज कर रहे हैं। मैं देखिए कोशिश करता हूँ ये, क्योंकि जैसी मीटिंग ये अभी ओवर होगी फिर ये वो हो जाएंगे, चले जाएंगे। तो हम एक छोटे से ब्रेक के बाद वापस मिल रहे हैं, आप यहीं रहिएगा सभी।